नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थोड़ा सा विलंब हुआ है, मैं देरी के लिए क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, किसान आंदोलन, दिल्ली कूच की तैयारी और दिल्ली की सल्तनत ऐसी कांप रही है कि कील कांटे सब बिछवा दिए। कोई बॉर्डर ऐसा नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं जहां कील कांटे ना हो, जहां बैरिकेडिंग ना हो, जहां बड़े बड़े सीमेंट के स्लैब्स ना रखवा दिए हों। आभास ऐसा हुआ कि जैसे पाकिस्तान की फौज आ रही है टैंकों के साथ, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ, तोपखाने के साथ दिल्ली पर अटैक करने को। कमाल की बात है साहब। एक तरफ किसानों किसानों के हितैषी बनते हैं, उन्हें अन्नदाता कहते हैं और फिर भारत रत्न देते हैं किसानों के, क्या कहते हैं कि मसीहा चौधरी चरण सिंह को। और दूसरी तरफ आप उन्हीं किसानों के ऊपर अपने दमन का चक्र चलाते हैं। इस किस्म की तैयारी, कील कांटे, बैरिकेड्स तो हमने अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं देखे। बहुत बड़े आंदोलन यूरोप पे भी हो रहे हैं किसानों के। लाखों किसान सड़कों पे हैं, अलग-अलग देशों में सड़कों पे हैं। लेकिन किसी सरकार की हिम्मत नहीं कि एक बैरिकेड लगा ले, किसी सरकार की हिम्मत नहीं कि लाठी चार्ज कर ले, किसी सरकार की हिम्मत नहीं कि वो वाटर कैनन्स चलाए। ना, बिल्कुल नहीं। कहीं न कहीं इन 2 व्यवस्थाओं का फ़र्क है। और हाँ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हिंदुस्तान की जो तस्वीरें इस समय विदेशों में जा रही हैं, वो उन्हीं कील काँटों की जा रही हैं, जो उन्होंने ज़मीन में गाड़ कर आपके स्वागत के लिए रखे। जब मेरी एक खास रूलिंग पार्टी के मित्र से कल बात हुई, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा, "दोस्त, बहुत अच्छा काम करवाया आपने। पंजाब से बख्तरबंद गाड़ियाँ आ रही हैं, टैंक और तोपखाना आ रहा है, आपने रोकने के लिए बहुत सारे बैरिकेड्स लगा दिए।" कहता, "दिल्ली नहीं पहुँचने देंगे।" मैंने कहा, "ये बहुत अच्छी बात कही। एक काम और कर देते साथ में, तो बड़ा अच्छा होता। बीएसएफ वाले तो आए हो आपके साथ में।" कहता, "वो क्या करना है बताइए?" मैंने कहा, "लैंड माइन्स और बिछा दो वहाँ पे। लैंड माइन्स बिछाओगे तो ट्रैक्टर आएँगे, अपने आप ऊपर निकलेंगे, विस्फोट हो जाएगा, सारे खत्म हो जाएँगे वहाँ पे।" कहता, "मज़ाक कर रहे हो?" मैंने कहा, "लोकतंत्र से मज़ाक तो आप कर रहे हो साहब। ये कील काँटे, ये बैरिकेड, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आना।" मैंने कहा, "पंजाब तो आपने अलग कर दिया साहब।" कहता, "कैसे?" मैंने कहा, "कोई कसर छोड़ी है आपने?" और उसके बाद हरियाणा के लोगों के बाकी जो दिल्ली के बॉर्डर है, वहाँ भी बैरिकेड करवा दिए। अन्नदाता को कुचलने के लिए, अन्नदाता का हितैषी मोदी सरकार तैयार है। इसी विषय पर बात करेंगे। आज जो विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं, इंसिडेंटली वो तीनों ही आज दिल्ली की पृष्ठभूमि से हैं। अरुण कुमार शर्मा जी, अनिल जैन जी, आलोक भदौरिया जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आलोक जी, आपकी माताजी बीमार हैं हॉस्पिटल में और आप हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूँगा कि आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़े शॉर्ट पीरियड के लिए। पूरे पिक्चर के ऊपर आप क्या कहते हैं? अब मैं आपकी पूरी टिप्पणी लेना चाहूँगा। जी। धन्यवाद और मैं दिनेश जी। आपकी माताजी की रिकवरी के लिए प्रार्थना भी करूँगा आलोक जी। फास्ट रिकवरी। धन्यवाद। हाँ, दिनेश जी, 2 चीजें हैं। पहला, क्या हम लोकतंत्र में रह रहे हैं? दूसरा, क्या अगर लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो क्या हमको प्रदर्शन करने का अधिकार है? और दूसरी बात, संविधान हमको क्या देता है? ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। क्या संविधान ने हमको प्रदर्शन का अधिकार दिया है या नहीं दिया है? मैं इसमें एक घटना आपको गिनाना चाहूँगा। सिंगापुर की बात है। मैं एक बार गया हुआ था, वर्ल्ड सिटी समिट की कवरेज में गया हुआ था। एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो वहाँ गया हुआ था, तो वर्ल्ड सिटी समिट और इंटरनेशनल वाटर वीक था सिंगापुर में। तो मैं वहाँ गया, मैं पहली बार गया था वहाँ पे। मैं जब जी, वहाँ गया तो मैंने देखा कि ये लोग गाड़ियों में ये प्ले कार्ड्स लेके चल रहे हैं। मैंने कहा, सड़क पे क्यों नहीं चल रहे? मैंने पूछा अपने जो फेलो रिपोर्टर थी उससे। तो उसने बोला कि सर, सिंगापुर में आप नहीं कर सकते सड़क पर प्रदर्शन। एक ग्राउंड में आप जाते हैं, सारी गाड़ियों में अपने प्ले कार्ड्स लेते हैं, ग्राउंड में आप चक्कर लगाते हैं, और उसके बाद में फोटो वोटो जो भी खिंचवानी होती है, उसके बाद वो सारे प्ले कार्ड्स, सारे बैनर उठाकर वापस आप अपने यहाँ रखते हैं और फिर चले जाते हैं। दिस इज द डेमोक्रेसी। अब सिंगापुर तो ऑथोरिटेरियन आप माने, डेमोक्रेसी माने, क्या मानेंगे आप? प्रोग्रेसिव माने, प्रोग्रेसिव भी बहुत है, इकोनॉमिकली भी बहुत आगे है, सब कुछ आगे है। तो इसका मतलब ये कहने का, ये उदाहरण देने का मतलब ये है, आपको एक सीमित डेमोक्रेसी की तरफ ले जाया जा रहा है। आपको प्रदर्शन, आप याद करिए, इससे पहले भी एक बार दिल्ली में हुआ था। तो वहां पे कह दिया गया था कि आपको भाई जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करना है,
आप जाकर रामलीला मैदान में प्रदर्शन करिए। क्या मतलब है भाई? क्या उनका देश नहीं है? जो आदेश देने वाले हैं कि क्या उनके पास उनके वोट की ताकत दोगुनी है, चार गुनी है? वोट की ताकत तो एक ही गुनी है। तो कैसे होगा जब वो एक वोट की कीमत एक ही है जो उनके पास में, उनके पास है, तो आप क्यों नहीं कर सकते प्रदर्शन? तो बड़ा मुद्दा ये है कि प्रदर्शन आप क्यों नहीं कर सकते। मैं अभी मांगों पर नहीं जाना चाहता कि मांगे क्या है और क्या है। आप प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा ये होना चाहिए कि आपको वहां पर, आप चाहे तो आप छावनी बना दीजिए कि भाई जंतर मंतर से आप बाहर कहीं नहीं जा पाएंगे, आप संसद में नहीं घुस पाएंगे, तोड़फोड़ नहीं कर पाएंगे, आप केवल वहीं रहेंगे और कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, तो आप ऐसा क्यों नहीं दे रहे हैं, परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके पास में अगर मान लीजिए, अगर हरियाणा सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती, वो किसी और की होती, गैर भाजपा शासित होती, तो पंजाब से चला जत्था तो वो हरियाणा से पार करता हुआ सीधे शंभू और शिंगू बॉर्डर पे आ जाता। तब आप क्या करते? अगर आपके पास यूपी में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, तो वो तो गाजीपुर वो क्रॉसिंग को पार करता हुआ दिल्ली आ जाता। तब आप क्या करते? तो सवाल है कि दिल्ली को अगर ये आप कह रहे हैं कि बंधक बना लिया, मैं इसको बंधक नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपने उनको मजबूर कर दिया। क्यों मजबूर किया? सवाल है कि 220 में आपने, 2020 में जब उन्होंने पिछला प्रदर्शन किया था 3 साल पहले, तब आपने उस प्रदर्शन में ये भी एक सहमति का जब एक बिंदु आया था, ये था कि किसानों के खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे वो वापस हो गए। वापस क्यों नहीं हुए? कौन जिम्मेदार है? किसने ये उनको आश्वासन दिया था? क्या उस आश्वासन का कोई कीमत है? उस आश्वासन देने वाले में कौन थे? कृषि मंत्री से लेकर कई लोग थे जो उन्होंने वार्ता करी थी। तो सवाल है कि अगर केंद्र ऐसी समिति बनाती है और उसमें वार्ता करने वाले के पास में कोई अधिकार नहीं होता है, तो आप तो ये मान के चलिए कि यह वार्ता भी बिल्कुल एक मखौल उड़ाने वाली है। यही हुआ भी, इस बार भी यही हुआ। भाई वो तो लीगल गारंटी की बात एमएसपी की तो पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। सवाल है कि इन 3 सालों में आपने किया क्या? देना है, नहीं देना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप जो अपना वादा करते हैं उस वादे को आप खरे नहीं उतरते। एक पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं थोड़ा सा और कहूंगा, मैं वार्ताकार की मैं हैसियत की बात करना चाहूंगा और वार्ताकार की क्षमताओं पे भी मैं बात करना चाहूंगा। एक वार्ताकार इनमें वो भी हैं जो एक बड़े महत्वपूर्ण महकमे को केंद्र में देखते हैं, जिनके जिम्मे एफटीओ के साथ में कितने देशों के साथ कर पाए, जिनके हाथ में, जिनके अधिकार में ये भी था कि अमेरिका से में जो जीएसपी की छूट थी उसको बहाल किया जाना है। क्या करा पाए? 4 साल तो हो गए। आप ना विदेश में करा पाए, ना लंदन से करा पाए। एफटी आपने किस देश से किया? वो कितना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश है जहां से आपने एफटीए का एग्रीमेंट किया? एक दो क्या किया आपने? बाकी देशों से क्यों नहीं हो पाए? अब वही शर्त उस समय भी थे जब वो आरसीईपी की बात हो रही थी। आरसीईपी से तो आप बाहर हो गए, तो लेकिन एफटीए क्यों नहीं हो पाया? इतने साल बीच में गुजर गए, क्या हुआ? तो सवाल ये है कि आपके तर्क जो भी हो, मेरा एक मानना यह है कि अगर हम लोग जैसे अगर सीवी बनाते हैं, तो एक सीवी ये भी तो बनेगा। जीएसपी क्या बहाल करा पाए सीवी में? नो। क्या आप एफटीए लंदन के साथ, इंग्लैंड के साथ कर पाए? नो। एफटीए आप किसके साथ, किन देशों के साथ आप एफटीए कर पाए? ये भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज है आपका। तो भाई ये एक आजकल वो होता है ना, जैसे आप तो मैनेजमेंट के माहिर है, एक होता है ना कि आपका केआरए क्या है। भाई केआरए तो ये है, तो आज अगर आपको मैं वो केआरए है। मैं लोगों को बता देता हूँ पहले, दर्शकों को, कि की रिजल्ट एरिया जो होते हैं वो सारे के सारे वो चीजें होती हैं, इससे केआरए कहा जाता है। तो ये कई लोगों को नहीं पता होता, तो वो जी कैरी ऑन। हाँ, तो सवाल ये है कि जब ऐसे लोग जब अपने जो विभागों में जब उस तरीके से सफलता नहीं हासिल कर पाते हैं, तो ये दिक्कत होती है। फिर लेकिन आप करते क्या है? आप पता चले ये भारत चावल को झंडी दिखा रहे हैं, भारत दाल आ रही है। अरे इन सब के लिए नहीं रखा गया है, आपको रखा गया है कि ये सारी चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित रहे। ये क्या होता है कि किसी दिन आपको स्टोरेज कुछ भी घोषणा कर देते हैं, फिर बाद में स्टोरेज घटा देते हैं। पहले कहते हैं कि आप वो जो जो भी बड़ी चेन है, फूड चेन है, वो इतने क्विंटल स्टोरेज की क्षमता करती है, बाद में आप घटा देते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का आशय है कि ये जो एडवोकेट जो चलता है गवर्नमेंट पॉलिसीज में, उन पॉलिसीज में एक पारदर्शिता होनी चाहिए। किसानों की आय 2022 में दोगुनी की जानी थी, अब 2024 के मुहाने पे खड़े हुए हैं। तो क्या आपने आय दोगुनी करी?
तो क्या आप ये समझते हैं कि जो 6,000 रुपए जो किसानों को दिए जाते हैं वो उनकी आय दोगुनी करने के वादे में शामिल था? जी नहीं, मैं उस चीज को नहीं मानता। इस चीज को नहीं इसलिए नहीं मानता क्योंकि देखिए कृषि सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है, तो केवल अपने उपजाने से नहीं आप उसको समझ सकते। कितने हेक्टेयर में लगता है, कितनी उपज आती है, उससे यील्ड आती है, उससे नहीं बात बनती है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना बड़ा रोजगार सृजन करते हैं, कितने बड़े लोगों को खाना मुहैया कराता है, जो उससे जुड़े हुए हैं, कितने व्यवसाय उससे जुड़े हुए हैं, वो उसके ऊपर निर्भर है, उन्हीं से उनका काम चलता है। केवल आपके मनरेगा के 100 दिनों से तो अब नहीं काम चलता। कृषि बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा सेक्टर है। उस सेक्टर की तो आपको अनदेखी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, जब आप 1,45,000 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स में माफ कर देते हैं, और हर साल आपका माफ होता चला जा रहा है, तो आप कर क्या रहे हैं? किसानों का कितना कर्जा है? चलिए, अब मैं कह रहा हूँ आप मत माफ करिए। भाई उनका 1,45,000 करोड़ माफ किया था, सॉरी 145 किया था। अब आप क्या करें? आप ऐसा करिए ना, किसानों का 5 लाख कम करके माफ कर दीजिए हर साल, क्या दिक्कत है? और फिर आप एनपीए पे आ जाइए। एनपीए आपने अपने 8 साल में आपने 14.5 लाख करोड़, 14,56,000 कर दिया। 14.56 लाख, 5-6 लाख आप करोड़ आपने एनपीए आपको वो हो गए, राइट ऑफ कर दिया आपने। तो भाई क्यों? और दूसरी बात, अगर आपने राइट ऑफ किया, अब 3 साल पहले ये निर्देश देते हैं कि अगर वो जो लीगल में एनसीएलटी में जो या इन सब में जो भी मामला चला जाएगा, तो उसको आप वो लोन नहीं दे सकता। आपने पिछले साल लोन क्यों चेंज कर दिया कि 1 साल के बाद वो शख्सियत, वो कॉर्पोरेट, वो एंटरप्राइज वो फिर से लोन लेने की कतार में खड़ा हो जाएगा? क्यों खड़ा हो जाएगा भाई? आपके यहाँ विलफुल डिफॉल्टर क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? कौन जिम्मेदार है उसका? विलफुल डिफॉल्टर की तो दो ही स्थिति है कि या तो मांग नहीं है, या वो उत्पाद की गुणवत्ता नहीं है, या वो मार्केटिंग का उसको काम नहीं आता। और तो जिस आदमी को अगर मार्केटिंग का काम नहीं आता, उसकी गुणवत्ता मेंटेन नहीं कर पाता, बाजार में मांग नहीं है, तो ऐसे आदमी को लोन किसने दिया? क्या वो लोन का असेसमेंट के लिए क्या लोग नहीं थे? तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि हम लोग बुनियादी चीजों पे बात नहीं कर रहे हैं और सीधे किसान पर, और एक में नैरेटिव की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं किसान चला आया, दिल्ली को बंधक बना लिया, ये कर लिया, लोगों को परेशानी हो रही है। अरे भाई, लोगों को तो परेशानी क्या उससे नहीं हो रही है, आपने कील कांटे लगा दिए। अभी देखिए फ्रांस में प्रदर्शन हुआ, साले हुआ कि क्या वहां पे कील कांटे सड़क पे लगाए गए? नहीं हुआ। कितना बड़ा कृषि का प्रदर्शन हो रहा है, नहीं लगाए गए। आपके यहाँ क्यों लगाए जा रहे हैं, ये भी तो समझना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो, और प्रदर्शन से अगर रोका जाएगा, मैं प्रदर्शन तो छोड़िए, मैं तो कह रहा हूं कि आपको अपनी बात कहने से रोका जाएगा। अगर बात अगर बेनतीजा हो रही है तो आपका सरकार की मंशा क्या है? और वो भी 2024 में, जब 2 महीने के बाद जब चुनाव होने हैं, तो सरकार इस मुठभेड़ के लिए क्यों तैयार है? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है? क्या ये है कि हम आपकी कोई परवाह नहीं करते? क्या ये बिल्कुल वैसा ही उसी कड़ी में अगला तो नहीं है जैसे सीए वाला था कि हम कोई परवाह नहीं करते? आपने पहले असम में नैरेटिव बनाया, फिर आपने इधर देखे, फिर आप कह रहे हैं सीए लागू हो रहा है, फिर आप राम मंदिर का कहते हैं, फिर कहते हैं कि शंकराचार्य मना करते हैं, फिर उसके बाद में शंकराचार्यों की भी आप परवाह नहीं करते। आप किसी चीज की परवाह क्यों नहीं करते? इस प्रदर्शन में एक मुद्दा वो भी जुड़ा हुआ है जो टैनी बाबू के उनके बच्चे का है, उसका भी एक मुद्दा इस आंदोलन में जुड़ा हुआ है। सवाल है क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही है? तो ये चीज तो बड़ी महत्वपूर्ण है ना। तो मेरा मानना है कि इसमें मैं किसानों के आंदोलन से ज्यादा मैं ये देखता हूँ कि ये जो डेमोक्रेसी की जो नींव है, डेमोक्रेसी का जो जो पेड़ जो फल फूल रहा है, तो क्या उसको खाद दी जा रही है या कुछ और है? ये अब समझना जी। बहुत जरूरी है, केवल किसानों के लिए नहीं, सबके लिए। दृश्य